नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम 2021 में जो वन दरोगा का पेपर कंडक्ट करवाया गया था उत्तराखंड में, प्रश्न कहाँ से बने थे, प्रश्न का लेवल क्या था, कौन कौन से प्रश्न बने थे, हर एक की चर्चा इस वीडियो सेशन में हम करने वाले हैं। आपको क्या करना है कि आपको इत्मीनान से बैठकर वीडियो को लास्ट तक देखना है। 5 दिसंबर से वन दरोगा से संबंधित जो ये इन्वायरमेंट का पेपर है, इसका प्रॉपर बैच स्टार्ट किया जा रहा है। डेली 12 PM पर, यानी कि 12 बजे, रोज दोपहर में 12 बजे आपको इसका एक वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि पेन एंड पेपर लेके जो भी वीडियो में संबंधित फैक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको अपने अनुसार नोट डाउन करते चलना है। ठीक है, एंड आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2023 का ये हमारा पहला बैच है। पूरी कोशिश रहेगी कि इस बैच को कंप्लीट कराया जाए। वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट छांट छांट कर यहाँ वहाँ से जितने भी पुस्तक मुझे मिल रही है, जितने भी पेड कोर्सेज मुझे मिल रहे हैं, सभी को इकट्ठा करके मैं आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। आप देखेंगे वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट रहने वाला है। अफोर्डेबल प्राइस पे मैं बता रहा हूँ कि अफोर्डेबल प्राइस पर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 2022 में जो आपने गलती की थी, काम को टालने वाली गलती, ठीक है, सुबह नहीं पढ़ेंगे शाम को पढ़ लेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ लेंगे, ये सारी चीज़ें 2023 में नहीं करना है। अदरवाइज 2022 जिस तरह से खाली हाथ निकल गया, उसी तरह से धीरे धीरे 2023 भी निकल जाएगा। आप सभी लोग अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि साल दर साल कैसे निकल जाते हैं, पता नहीं चलता है। 2022 निकल गया, 2023 अभी शुरू हुआ है, आज 2 जनवरी है, एक दिन इसमें भी निकल चुका है। तो आप लोग संकल्प लीजिए, जो भी पढ़ना है ढंग से पढ़ना है, कंटेंट को रेगुलर बेसिस पर चेक करना है। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो अपलोड करूं, आप 5 मिनट देखो फिर स्किप कर दो, मज़ा नहीं आया तो आप स्किप कर दो। मज़ा क्यों आएगा? जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको कंटेंट को पढ़ना है, आपको रिसर्च करी चीज़ें मिल रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो मेहनत आपको भी करना होगा। मज़ा लेने के लिए आप थोड़ी पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको समझ में आए या फिर ना आए। सारी चीज़ों को आपको बार बार देखना है ताकि वो आपकी हैबिट हो जाए। आपको इन्वायरमेंट पढ़ना है, ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लीजिए। अगर इन्वायरमेंट नहीं पढ़ना होता तो नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देता, मतलब वहाँ पे बोल देता कि हाँ आपको ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन अगर आप किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन वहाँ पर उन्होंने कंडीशन लगा रखा है कि अभियांत्रिकी, एग्रीकल्चर, पर्यावरण और भी कई सारे सब्जेक्ट्स उन्होंने वहाँ पे इंक्लूड किया है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको ये इन्वायरमेंट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। संकल्प लो वन दरोगा में सिलेक्शन लेने का और अपनी तैयारी को मजबूत करना शुरू कर दो अभी से। आपको वेट नहीं करना है कि सिलेबस आएगा तब हम पढ़ाई करेंगे, नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ाई करेंगे, या फिर जो कंफ्यूज हैं अभी भी यूपी पैट के स्कोर को लेके, कट ऑफ को लेके कि वन दरोगा के लिए क्वालिफाई करेंगे तब वो पढ़ना शुरू कर देंगे। देखो, कुछ बच्चे होते हैं उनकी हैबिट में ही कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, अगर वो क्वालिफाई कर भी लेते हैं, सिलेबस आ भी जाता है, तो आप जरा अपने आप को एनालिसिस करना कि क्या आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया। फिर आप कन्फ्यूज हो गए कि यार ये इस परीक्षा के लिए पढ़ाई करें कि उस परीक्षा के लिए पढ़ाई करें। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न को हैबिट में नहीं लाना है। आप कन्फ्यूज होते हो, ठीक है, वो एक तार्किक स्तर है कि आप सोचते हो तो आप कन्फ्यूज होते हो, लेकिन उसको अगर आप हैबिट में ला रहे हो तो वो चीज़ आपके लिए गलत है, आप सफल नहीं होंगे फिर। ठीक है, तो सारे कन्फ्यूज़न को आप साइड में रखिए। ठीक है, अभी फोकस कीजिए कि पर्यावरण को आपको पढ़ना है, नए तरीके से पढ़ना है। ओके, तो बिना किसी देरी के ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि यहाँ पर मैंने पीपीटी के माध्यम से सारे क्वेश्चंस को लगा रखा है। 2021 में 18 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। टोटल 40 क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो सेशन में हम 20 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो को हमें बहुत लंबा नहीं करना है। 20 क्वेश्चन की यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसके बाद में 20 क्वेश्चन जो होगा ये अगली वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे। इसके बाद में दोनों को एक करके कंपाइल करके आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, चौथा क्वेश्चन बन के आया था पेपर में, तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा किस तरह का ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा किस तरह का ऊर्जा स्रोत है, यानी कि आपको जितनी भी एनर्जी है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, विंड ऊर्जा हो गया, ठीक है, इसके बाद में जो जैसे पेट्रोलियम वगैरह हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, इन सारे विषयों पे आपको पढ़ना होगा, इन सारे विषयों से संबंधित कंटेंट आपको पढ़ना होगा। ओके, तो सौर ऊर्जा जो है क्षयशील है, यहाँ पे आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। नवीनकरणीय है, इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि सौर ऊर्जा नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इसको हम एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नवीनकरणीय का मतलब होता है कि हम किसी एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर ले जाएं। ठीक है, दैट इज
नवीनकरणीय ऊर्जा। इसके बाद में यहाँ पर आपको देखना है कि पारंपरिक और अपारंपरिक में कौन सा सही होगा। तो पारंपरिक का मतलब होता है टेम्पररी, आप बोल सकते हो, ठीक है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, इसके बाद में फिर आप कह सकते हो आपका कोयला वगैरह हो गया, ये क्या है, ये पारंपरिक है। लेकिन आप अपारंपरिक में ये सौर ऊर्जा हो गया, इसके बाद में विंड एनर्जी हो गई, ये अपारंपरिक है। तो सौर ऊर्जा किस तरह का ऊर्जा स्रोत है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अपारंपरिक, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पे आप देख रहे हैं कि मैं कई सारे फैक्ट्स आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं और यही चीज हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था। तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन आपका ब्राजील में आयोजित किया गया था, ठीक है, ब्राजील में आयोजित किया गया था पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। टॉपिक क्या था, थीम क्या था, अगर हम थीम की बात करें तो जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता इसका थीम था। और इसके बाद में जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन इसका थीम था। तो ये सारी चीजें आप याद करते चलें। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में कंडक्ट करवाया गया था, आयोजित करवाया गया था, और जैव विविधता जलवायु परिवर्तन इसका थीम था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, चिपको आंदोलन कहां से शुरू हुआ था। तो सभी को पता होगा चिपको आंदोलन उत्तराखंड से शुरू हुआ था, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड, जो कि टिहरी गढ़वाल से शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन के बारे में मैं आपको बताऊं अगर एक्स्ट्रा फैक्ट्स, तो ये 1972 में कंडक्ट करवाया गया था, ठीक है। किनके माध्यम से ये कंडक्ट करवाया गया था, तो ये थे सुंदरलाल बहुगुणा जोशी। क्या नाम था, सुंदरलाल बहुगुणा जोशी, ठीक है। ये लीडर थे, पर्यावरणविद थे, मतलब पर्यावरण विशेषज्ञ थे। इन सभी के माध्यम से जो है, इसके बाद में गौरा देवी का भी नाम आता है इसके अंतर्गत, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा जोशी और भी कई सारे लोग थे, तो ये दो इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चिपको आंदोलन जो है टिहरी गढ़वाल से शुरू कराया गया था। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो कि आसाम में स्थित है। कहां पर स्थित है काजीरंगा, आसाम में स्थित है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर पड़ता है, तो रणथंभौर, ये जो रण वगैरह शब्द है ये राजस्थान से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन नहीं, अगला पॉइंट आप देख लीजिए, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये चेन्नई में स्थित है। कहां पर है, चेन्नई में, याद रखिएगा। एंड सिमलीपाल आपका जो है ये उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा स्टेट में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सिंधु जल संधि के अनुसार भारत द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले जल का प्रतिशत कितना है। तो सिंधु जल संधि के अनुसार भारत द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले जल का जो प्रतिशत है वो 20% है। एक्चुअली में सिंधु जल समझौता पाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ था, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता कराया गया था, जिसके अंतर्गत ये बताया गया था, ये साइन करवाया गया था कि झेलम, सिंध और चिनाब, कौन कौन सी नदी है आप याद रखना, झेलम है, सिंध है और ये चिनाब, ठीक है, ये पश्चिमी नदियां हैं। इनका जो पानी है, इसके पानी पर 80% पानी पर जो है ये पाकिस्तान का अधिकार होगा। इन नदियों के पानी पर 80% पानी पर पाकिस्तान का अधिकार होगा और 20% पानी जो है ये भारत यूज करेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे भारत को क्या मिला, तो भारत को रावी, सतलज और इसके बाद में एक नदी और है ब्यास, ठीक है। ये ब्यास, रावी, सतलज, ब्यास की जो नदियां हैं इसके 80% पानी पर जो है ये भारत का अधिकार होगा, ठीक है। इसके अलावा झेलम, सिंध और चिनाब पर भारत कोई प्रोजेक्ट बना सकता है, जैसे कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट हो गया या कोई बांध वगैरह हो गया, ये भारत बना सकता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इसके पानी को यूज करेगा, 20% पानी इसका पाकिस्तान में जाएगा और यहाँ पर भी भारत कोई प्रोजेक्ट बना सकता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कई सारे विवाद भारत और पाकिस्तान में चले आ रहे हैं, जिसमें जो प्रमुख विवाद है ये है पाकल दुल, ठीक है, नाम क्या है, पाकल दुल प्रोजेक्ट है। और इसके बाद में किशन गंगा प्रोजेक्ट है, ये सभी लोगों को पता होगा, किशन गंगा प्रोजेक्ट, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो एक प्रोजेक्ट है कालनाई,
ठीक है। तो कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं इन नदियों पर, कई सारे बांध वगैरह डैम वगैरह को लेके भी कंफ्यूजन है, दोनों देशों में विवाद है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, सारी चीज़ें सारे जो फैक्ट्स हैं ये हम अपने कंटेंट में शामिल करेंगे, जब वीडियोज आएंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ों का डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला जो क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं, केरल की सुरंगम प्रणाली क्या है? केरल की सुरंगम प्रणाली क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल संग्रहण की सदियों पुरानी एक अवधारणा है। ठीक है, केरल की सुरंगम प्रणाली क्या है? जल संग्रहण की सदियों पुरानी एक अवधारणा है। इसके अंतर्गत हम जल प्रबंधन देखते हैं। ठीक है, ये उत्तरी केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों को लेके ये जो है प्रणाली प्रचलित है, जिसमें हम जल संग्रहण जल प्रबंधन को देखते हैं। ठीक है, तो ये पुरानी अवधारणा है, सदियों पुरानी अवधारणा है, आपको इतना याद रखना है। केरल की सुरंगम प्रणाली जो है जल संग्रहण की सदियों पुरानी एक अवधारणा है। आगे बढ़ें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किसी समय अस्तित्व में रहे जंगल को बहाल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहाल का मतलब क्या होता है? किसी समय अस्तित्व में रहे जंगल को बहाल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, बहाल का मतलब होता है, मुझे एग्जैक्ट शब्द याद नहीं आ रहा है, मतलब आप देख सकते हैं, एग्जैक्ट शब्द नहीं याद आ रहा है मुझे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसके लिए? यहाँ पर आप देखेंगे समुपयोजन लिखा हुआ है, निर्वनीकरण लिखा हुआ है, वन रोपण लिखा हुआ है। तो वन रोपण का मतलब क्या होता है? वन रोपण का मतलब होता है पौधे लगाना, पेड़ पौधे लगाना। ठीक है, तो ये आप वन रोपण कर रहे हो, बहाल नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप वन रोपण कर रहे हो, अपने माध्यम से वन रोपण आप कर रहे हो। निर्वनीकरण का मतलब सभी को पता होगा कि वनों को काटना, डिफॉरेस्टेशन निर्वनीकरण हो गया। समुपयोजन का मतलब ये होता है कि वनों का समुपयोग कैसे किया जाए। ठीक है, आप एक तरह से इसको आप सम उपयोजन, अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सम उपयोजन, यानी कि वनों का हम समुपयोग कैसे करें, समुपयोजन कैसे करें। इसके बाद में पुनर्वन रोपण, मतलब पुनः वन को अस्तित्व में लाना। ठीक है, किसी समय अस्तित्व में रहे जंगल जो कि अब समझ लो कि बिगड़ चुके हैं, खराब हो चुके हैं, वन नष्ट हो चुके हैं, उसको पुनः बहाल करने की प्रक्रिया को हम बोलेंगे पुनर्वन रोपण। ठीक है, तो इस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आप एलिमिनेट कर सकते हैं ये निर्वनीकरण ऑप्शन को, वन रोपण ऑप्शन को। ठीक है, आप पुनर्वन रोपण और समुपयोजन में कंफ्यूज होंगे, जिसमें अगर आपका टॉपिक क्लियर होगा तो आप पुनर्वन रोपण पर मार्क करके आएंगे। ओके, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौन सा जल संचयन बांध स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में कौन सा जल संचयन बांध स्थित है? यहां पर इसका राइट आंसर होगा हसदेव बांगो बांध। ठीक है, हसदेव बांगो बांध जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कोटा बांध आपको पता होगा राजस्थान में स्थित है, कोटा नाम से ये स्पष्ट है कि राजस्थान में होगा। जवाहर सागर बांध ये जो है ये भी आपका राजस्थान में ही स्थित है। ठीक है, ये बूंदी जिला में पड़ता है, राजस्थान में बूंदी जिला में ये बांध पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में काली सिंध की अगर हम बात करते हैं तो काली सिंध जो है ये आपका राजस्थान में अगेन, ठीक है, ये भी आपका राजस्थान में ही पड़ता है। तो ये तीनों बांध जो है आप देख सकते हैं कि राजस्थान में है, और आपका ये छत्तीसगढ़ में हसलदेव बागो बांध पड़ता है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जल संचयन के लक्ष्य के साथ कौन सा राज्य जलाभिषेकम अभियान आयोजित करता है? तो जलाभिषेकम अभियान जो है ये मध्य प्रदेश राज्य आयोजित करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जलाभिषेकम मध्य प्रदेश आयोजित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषमपोषी का उदाहरण कौन सा नहीं है? विषमपोषी का उदाहरण कौन सा नहीं है? विषमपोषी किसे कहते हैं? विषमपोषी का मतलब ये होता है जो दूसरों पर डिपेंड रहे, अपने भोजन के लिए जो दूसरों पर डिपेंड रहता है उसको हम कहते हैं विषमपोषी। और ये बोल रहा है कि इसका उदाहरण कौन सा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखिए मांस भक्षी जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? वो भी विषमपोषी होते हैं। मांस भक्षी का मतलब क्या है? जैसे हम इंसान मांस भक्षी बोले जाएंगे, ठीक है, तो मांस भक्षी के लिए, मांस के लिए हमें दूसरों पर डिपेंड रहना है, यानी कि ये इसका उदाहरण है विषमपोषी का। सर्वभक्षी भी एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, उत्पादक का मतलब क्या है? उत्पादक विषमपोषी का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये खुद उत्पादक है। मतलब उत्पादक का मतलब ये खुद अपने आप को उत्पादित कर रहा है, तो इसको कोई बाद में आके खा लेगा, ये अलग चीज है। तो यानी कि उत्पादक जो है ये विषमपोषी का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत किसका नाम दिया गया? तो वन्य जीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसका नाम दिया गया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अमृता देवी।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा कि अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार अमृता देवी के नाम से दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप देखिए, एक सेकंड, ठीक है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस संयुक्त रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन और किसके द्वारा शासित है? तो कोडेक्स एलिमेंटेरियन संयुक्त रूप से WHO एंड FAO यानी कि खाद्य और कृषि संगठन के बीच में शासित है। मतलब ये दोनों मिलकर जो है कोडेक्स एलिमेंटेरियस को संयुक्त रूप से संचालित करते हैं। कोडेक्स का मतलब क्या है? कोडेक्स को अगर आप हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे तो कोडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कोड लिख के आ रहा है, ठीक है। तो कोड का मतलब क्या है? यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि इसमें जैसे खाने से संबंधित, ठीक है, इसके बाद में या कृषि किसी चीज़ में आपको पता होगा कोड लगता है, कोड से हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, कोड हो गया। इसके बाद में कोई स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है, खाने पीने का या फिर किसी भी चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड हो गया। इसके बाद में कोई गाइडलाइन होती है, ठीक है, किसी चीज़ से संबंधित गाइडलाइन होती है। तो ये सारी चीज़ें कोडेक्स एलिमेंटेरियस के अंतर्गत आता है, जिसको WHO और FAO के माध्यम से संचालित किया जाता है या फिर शासित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के कारणों को कम करने के लिए 1997 में निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि अपनाई गई थी? वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके GS सेक्शन में किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आप सभी को पता होगा जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो प्रोटोकॉल है ये है आपका क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ पर आप देख सकते हैं 1997 में इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था, ठीक है। 2005 में ये कंप्लीट इन्होंने घोषित किया था कि हाँ एक्सेप्ट करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल से जो भी संबंधित प्रोटोकॉल वगैरह हैं, और 1997 में इंडिया ने इसको ज्वाइन कर लिया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं इसके प्रबंधन पर, और CO2 को हम कैसे कम कर सकते हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, जो औद्योगिक इंडस्ट्रीज है, वहाँ से जो CO2 गैस रिलीज होती है, इसको हम कम से कम कैसे रिलीज करें, इस पे चर्चा किया जाता है। तो जलवायु परिवर्तन क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला जो क्वेश्चन है यह है कार्बन चक्र में जीवाणुओं की क्या भूमिका हो सकती है? तो कार्बन चक्र, ठीक है, कार्बन चक्र में जीवाणुओं की क्या भूमिका हो सकती है? कार्बन चक्र में क्या होता है? आप सभी को पता होगा कि इन्वायरमेंट में कार्बन जो है ये हर जगह पे मौजूद है। कार्बन चक्र को जब हम डिटेल में चर्चा करेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी आप ये समझ लीजिए कि कार्बन चक्र में जीवाणुओं की भूमिका क्या है। तो अगर हम इसको ऑप्शन से एलिमिनेट करना चाहें तो नाइट्रोजन का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, नाइट्रोजन यौगिक का समावेश कोई मतलब नहीं है, रसो संश्लेषण कोई मतलब नहीं है, प्रकाश संश्लेषण, देखिए कार्बन यौगिकों का भंजन, जीवाणु क्या होती है? आपने जीवाश्म ईंधन पढ़ा होगा, जीवाश्म ईंधन, ठीक है। जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन ये है कि जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो किसी भी कार्बन युक्त चीज को, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। फाइनली वो क्या होता है, जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो जाता है, जैसे पेट्रोलियम वगैरह हो गया, ठीक है। यानी कि कोई भी जो डेड प्राणी है, एनिमल है, जीवाणु का उपयोग ये होता है, भूमिका ये होती है कि वो उसको जो है अपघटित कर देते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि कार्बन यौगिकों का भंजन, कार्बनिक यौगिकों का भंजन। तो जीवाणुओं का भूमिका ये है कि जो भी कार्बनिक यौगिक हैं उसको वो अपघटित कर देते हैं, उसको वो भंजित कर देते हैं, उसको वो नष्ट कर देते हैं। तो कार्बन चक्र में जीवाणुओं की यही भूमिका है, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वायुजीवी जीव क्या है? वायुजीवी का मतलब क्या है? वायुजीवी का मतलब जो वायु के द्वारा जीवित हो, ठीक है। तो वायुजीवी जीव कौन से होते हैं? तो ऑक्सीजन युक्त वातावरण में जीवित रहने और विकसित होने वाले जीव वायुजीवी जीव होते हैं। तो ये इसके नाम से ये स्पष्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे नाइट्रोजन युक्त वातावरण ये गलत हो जाएगा आपका। इसके बाद में आप देखेंगे ऑक्सीजन रहित, तो वायु में तो ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन लेके जो जीव जी रहे हैं तो ये ऑक्सीजन रहित, यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद में आप देखेंगे फास्फोरिक वातावरण में, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑक्सीजन युक्त वातावरण में जीवित रहने और विकसित होने वाले जीव जो है वायुजीवी जीव कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम गूंज सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ध्वनि के स्रोत से, जहां से ध्वनि निकल रही है, इसके स्रोत से जो अवरोध है, ठीक है, जहां पर ये ध्वनि पड़ने वाली है, इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर इसकी जो दूरी है
ये लगभग 17.2 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, 17.2 मीटर होनी चाहिए, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। जब आप ध्वनि को पढ़ेंगे अच्छे से, जिसमें हम ध्वनि प्रदूषण पर भी चर्चा करने वाले हैं, तो वहां पर इसकी चर्चा की जाएगी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति घोंसले बनाने के लिए ओडिशा के गहीरमाथा समुद्र तट पर प्रतिवर्ष आते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी को जिन लोगों ने करंट अफेयर को फॉलो किया होगा, इसकी चर्चा बार बार की गई है। तो ओडिशा के गहीरमाथा समुद्र तट पर प्रतिवर्ष जो है ओलिव रेडली कछुए आते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ठंडी के मौसम में आते हैं, अंडा देने के लिए आते हैं ओडिशा के समुद्री तटीय क्षेत्रों पर। समुद्री तटीय क्षेत्रों में ओडिशा के समुद्री तटीय क्षेत्रों में ओलिव रेडली कछुए जो होते हैं प्रतिवर्ष अंडे देने के लिए आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला जो क्वेश्चन है, ये सुनामी नाम का जो अर्थ हार्बर वेव यानी कि जो बंदरगाह तरंग है, ठीक है, इसको हटा दो, आप ऐसे इसको पढ़ लो कि सुनामी जो ये शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है, तो ये जापानी भाषा से लिया गया है। ठीक है, आप सभी को पता होगा ये चीज। आगे बढ़े, अगला जो क्वेश्चन है ये है, प्राकृतिक समर्थन सेवाओं को मूल्य टैग किसने प्रदान किया? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, फैक्ट्स है। तो प्राकृतिक समर्थन सेवाओं को मूल्य टैग जो है, ये यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, रॉबर्ट कोस्टांजा ने प्रदान किया। प्राकृतिक समर्थन सेवाओं को ध्यान रखिएगा, ये कोई और सेवा नहीं है, ये प्राकृतिक समर्थन सेवाओं को मूल्य टैग किसने प्रदान किया? तो रॉबर्ट कोस्टांजा ने प्रदान किया था। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव का आकार लगभग 0.022 0.2 माइक्रोमीटर होता है? ठीक है, माइक्रोमीटर होता है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर जीवाणु आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, सॉरी विषाणु हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर विषाणु होगा। तो हमने लगभग यहाँ पर 40 क्वेश्चंस की चर्चा की है। आने वाले टाइम में इन सारे क्वेश्चंस पे और हम वीडियो बना देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, वीडियो को हमें लंबा नहीं करना है। तो इसका जो दूसरा पार्ट होगा उसको भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, और ध्यान रखिएगा कि आपको पढ़ाई बहुत ढंग से करनी है सिलेक्शन लेने के लिए, अदरवाइज फिर से वही कहानी रिपीट होगी जो 2022 में हुई थी। तो आप लोग टालिएगा नहीं, अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है तो सेकंड पार्ट को भी जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।